नमस्ते दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीबीए एविएशन बीएनयू यूनिवर्सिटी की पुस्तक कथा परचम के पाठ एक गले की जंजीर के बारे में बताने जा रही हूँ। गले की जंजीर के लेखक है अमरकांत। अब हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 को हुआ था और इनका जन्म प्रदेश उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के नगारा गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 2014 को हुई थी। और इन्होंने जो पॉपुलैरिटी हासिल की थी या इनको प्रसिद्धि मिली थी इनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री से। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि देश के लोग, जिंदगी और जोक। अब हम लेसन की तरफ चलते हैं कि लेसन में लेखक इस कहानी गले की जंजीर की कहानी में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे लेखक जो है बता रहे होते हैं कि एक दिन वो रात में छत पर सोए होते हैं तो और जब सोकर उठते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे वो तो रात को सोए हुए थे तो गले में जंजीर थी बट अभी नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने पूरा घर उलट पलट कर दिया, पूरा यहाँ वहाँ चारों तरफ देखा बट जंजीर नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। अब उन्होंने फाइनली यह सोच लिया कि मेरी जंजीर किसी ने चुरा ली है। उन्हें जब वो पिछली घटनाओं को याद करके सोचते हैं तो वो बोलता कि ऐसे जहाँ पे मैं रहता हूँ प्रेस में 2.5 से 3 साल हो गए, ऐसी वो एक भी घटना नहीं घटी कि जिसने किसी ने भी उनकी चैन को चुराई हो। और 24 घंटे उस प्रेस में हाकर, कंपोजिटर, चपरासी, फोरमैन ये सब आते जाते रहते हैं। तो लेखक सोचते हैं कि मैं एक सीधा सा पत्रकार हूँ और मेरी चीज़ ऐसे कोई कैसे चुरा ले सकता है। अब ये उनको और ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो जंजीर जो थी उनकी खुद की नहीं थी। उनके जो मित्र थे जगदीश 2 दिन पहले शहर से आए थे और उनके गले पर वो जंजीर बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उनके जो मित्र थे बहुत गोरे थे और सफ़ेद धोती और रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। तो इस तरह से वो जो चैन है गोरे शरीर पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। तो लेखक को भी ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं भी अपने मित्र की तरह देखने में लगूं, मैं भी थोड़ा सा अपना रुतबा जमाऊं। इस तरह से उन्होंने लेखक जो हैं अपने फ्रेंड से क्या मांग लेते हैं, जंजीर मांग लेते हैं। अब वो जंजीर लेखक के जो मित्र हैं वो भी मतलब मैनर्स वर्स या शिष्टाचार के चलते उनसे जंजीर नहीं मांगते और इतना कहकर चले जाते हैं कि 2 दिन के बाद मैं आऊँगा, तो 2-3 दिन के बाद आऊँगा तो आ जाऊँगा। तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो जंजीर दे देंगे। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं कि मैं एक्चुअली जंजीर इसलिए लिया था कि थोड़ा सा मैं लोगों के रोब जमा दूँ और फिर मैं वापस कर दूँगा। वैसे भी हम लंगोटिया मतलब बचपन के दोस्त थे और हम एक दूसरे की चीज़ें हमेशा मांग कर पहन लिया करते थे। तब यहाँ पे अभी लेखक तो बहुत ज़्यादा डर गए थे तो उनसे कुछ नहीं हुआ। तो उनके पास में ही उनके सहायक मित्र जो रहते थे, सहायक संपादक मिश्र दादा, वो मिश्र दादा उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने लंबी दाढ़ी छोड़ कर रखी थी। तो उनके घर पहुँचते हैं तो उनके घर वो जो दादा मिश्र दादा हैं वो पलंग पर बैठे लेटे लेटे अखबार देख रहे होते हैं। तो उन्होंने लेखक जाके पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरी जंजीर की चोरी चली गई है। तो मिश्र दादा को थोड़ा सा धक्का सा लगता है और थोड़ा 1-1.5 मिनट सोचने के बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने जंजीर रात को सोया था तो गले में पहन कर सोया था। तो लेखक भी जो हैं बिना किसी टेंशन के बता दे रहे हैं कि हाँ मैंने जब सोया था तो जंजीर गले में ही थी, आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। तब मिश्र दादा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि भाई अच्छे लोग सामान रखकर भूल जाते हैं तो हमारी तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम भी अच्छे से ध्यान से सोचो। और वैसे ही मिश्र दादा जो है मजाक कर बोलते हैं कि कहीं कोठे ओठे पे तो नहीं देकर आए। तो ये मजाक जो है लेखक को बहुत बुरा लगता है और वो लेखक जो है अपने मित्र को बोलते हैं कि किसी की जान जा रही है और आप तो मल्हार गीत गा रहे हैं। तो लेखक की बात सुनकर उसके जो मित्र हैं चुप हो गए
अब ये बोलते हैं कि ठीक है, अच्छे से जान पर रख लेनी चाहिए। और मेरा तो लेखक को मिस्र दादा से कोई भी पता नहीं चला, तो लेटकर जाने लगे। तब उन्हें जोर से आवाज़ देते हैं कि क्या कहते हैं, मेरा जो डाउट है, मेरा जो शक है रामधन पर जाता है, क्योंकि वही काफ़ी देर तक यहाँ पे रहता है और रहने के साथ ही उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है और हमेशा हर तिरछी नज़रों से हर चीज़ को देखता है। तो मेरा तो 16 आने तक उसी पर जाता है। तो मिस्र दादा की बात सुनकर लेखक जो है जाने लगते हैं, बट मिस्र दादा जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ऐसे सीधे मत रहो, थोड़ा सा टेढ़े से काम लो। सो यहाँ पे कुछ देर के बाद ये जो घटना है आग की तरह फैल गई, पूरे प्रेस में चली गई। सब लोग थोड़ा सा आए और जाते गए, सबके सामने यही प्रश्न था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जंजीर कैसे खो गई। थोड़ा सा खेद प्रकट करते थे और उसके बाद देखते थे और चले जाते थे। उसके बाद प्रेस के मैनेजर गुलजारी जी को पता चला, तो उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। सभी बातें देखने सुनने के बाद वो बोलते हैं कि शर्मा जी, मैं जो भी बोलने वाला हूँ तो उसको आप माफ़ कीजिएगा, बट आपकी हिम्मत इतनी कैसे पड़ गई कि दूसरे का सामान आप लेकर पहने, ठीक है ना, और वो भी सोने की जंजीर। अगर मुझे कोई फ्री में भी देता तो भी मैं इनकार कर देता। ये जो गुलजारी जी उनको लेखक को उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। और फिर लेखक जी गुलजारी के पास से जो भी ड्यूटी में रामविलास ड्यूटी पर आते हैं, तो सबसे पहले किसके लेखक के कमरे में पहुंचते, क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि उनकी जंजीर चोरी हुई है। फिर ऊपर नीचे पूरी आंखें मटकाते हुए देखते हुए कहते हैं कि यार तुम सच सच बताओ, ठीक है ना, कि तुम बताओ कहीं किसी को दे तो नहीं है, छिपाओ मत, मैं सब जानता हूँ, ठीक है ना। तो लेखक को फिर बुरा लगता है ये मजाक, और फिर लेखक मतलब शर्मा कर बोलते हैं कि भाई ठीक है ना तुम मेरी तो जान जा रही है और तुम लोगों को तो मजाक सूझ रहा है, ठीक है ना, आप लोग तो कुछ भी नहीं समझते हैं, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं। तब यहाँ पे जो रामविलास जी हैं वो बोलते हैं, एक मुहावरा जैसा बोलते कि मछली पानी में रहती है और क्या कहते हैं, मछली को पानी पीते किसने देखा है। तो ये बात लेखक को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब रामविलास जो है लेखक की मुद्रा देखकर, उनके एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। अब वो ईमानदारी से उनके बारे में बताते हैं कि तुम्हारे भी लड़कपन की जो आदत है, बच्चे की जो शुरू से आदत थी, वो भी अभी तक छूटी नहीं। तुमने यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, संपादक बन गए और शौक भी तुम्हारे अंदर आया है, तो कैसा है कि देहातियों जैसा कि जंजीर पहनो। अब तुम्हारे को 150 से 200 की क्या लग गया है, 150 तक की तुम्हारे को नुकसान हो गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि लेकिन मैंने तुम्हें तो पहले ही मना किया था कि तुम मत देना, कहीं जंजीर खो ना देना, बट तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब इसके बाद आगे बताते हैं वो कि अब यहाँ पे लेखक बता रहे होते हैं कि जैसे जैसे मतलब लोगों को बात फैलती गई, तो ऑफिस में 3 ग्रुप बन गए। 3 ग्रुप बनने गए तो एक का मत था कि चैन जो थी साफ दिल की रही है और लेखक को कोई रंडी मुंडी पसंद आ गई है, रंडी मुंडी ने नखरा किया तो उन्होंने जंजीर को दे दिया होगा, ऐसा लोगों का एक का मत है। तो दूसरी पार्टी के लोगों का ये मत है कि चोरी का पता कैसा लगाया जाए। तो उन्होंने ये बताया, ये सजेशन दिया कि जिसके ऊपर भी डाउट है उसको क्या करना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए और बहुत मारना चाहिए, क्योंकि मारने से भूत भी भाग जाता है, ऐसा सजेशन देते हैं। और तीसरे वाले कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है ना। अब उसके बाद 10 बज गए थे। 10 बजने के बाद सभी, अभी तक लेखक ने कुछ भी खाना पीना तो कुछ भी खाया नहीं था, और लोगों की बात से और चैर चोरी चले जाने के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख था। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि प्रधान संपादक जो जनरल मैनेजर के आने पर जो आए, उनसे मैं सारी की सारी घटना कह दूंगा। वो बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी है और मेरी जंजीर जो खोई हुई है या चोरी चली गई है, उसमें वो मेरी मदद करेंगे। अब जैसे लेखक को उम्मीद थी कि संपादक आएंगे, तो लगभग 11 बजे के करीब संपादक आए और संपादक ने जैसे ही चोरी की घटना सुनी कि अरे लेखक की तो चैन चोरी चली गई है, तो वैसे ही उन्होंने तुरंत उनके कमरे में आए और प्रधान संपादक जो थे
मोटे थे, नाटे थे, ठीक है ना। और उन्होंने पैर फैलाकर दोनों हाथों कमर में रखकर पूछा, ज़मीन को देखते हुए पूछा कि बड़ी कमीनी चीज़ है क्या कि ये सामान जिसने भी चुराया है। तो लेखक को ऐसा लगा कि ये मेरी मदद करेंगे, तो उन्होंने पूरी कहानी जो है पूरे विस्तार से डिटेल से बता दी। अब उन्होंने ऐसा कुछ सोच रहे हैं, माथे पर हाथ रखे और तो फिर लेखक से पूछते कि तुमने जंजीर कहाँ कहाँ रखी थी, ठीक है ना। तो ऐसा लगता कि उनके कहने से कि मैंने जंजीर तो गले में पहनकर ये सोया था, तो अचानक वो क्या होते कमरे की तरफ भरे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं चैन को पहनकर या जंजीर को पहनकर भी सो सकता हूँ। तो इसलिए वो दौड़कर कुर्सी की तरफ बढ़े, पूरा घर देखा, चूहे के बिल पे देखा, सब देखा कि उनको ये महसूस हो गया था कि मैं सोया हूँ तो चैन मेरे गले पे नहीं थी, ठीक है ना। अब उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक चुप होने के बाद वो बताते कि मेरी समझ में भी नहीं आता कि आप जैसा इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति या होशियार व्यक्ति जंजीर पहनकर कैसे बाहर सो सकता है। ये तो एक छोटा बच्चा भी नहीं करता, छोटे बच्चे को भी पता होता है कि ये कीमती सामान है और इसे पहनकर हमें नहीं सोना चाहिए। तो किसकी बात से? प्रधान संपादक की बात से लेखक बहुत डर जाते हैं और डरने के बाद वो फिर जोश में आकर कौन प्रधान संपादक बोलते हैं कि तुमको तो 150 से 200 रुपए की नुकसान हो गया है, ठीक है ना। और फिर वो अपना ओपिनियन देता है, मतलब अपना अनुभव शेयर करते हैं लेखक के साथ। क्या क्या शेयर करते हैं कि पहले का जैसे ज़माना नहीं था और लोग क्या हो गए हैं कि पहले लोग कमरा खुला छोड़कर लौटते थे तो सब एक समान एक जैसी जगह पर ही मिल जाता था, बट अब वैसा ज़माना नहीं रह गया है। अब आप एक सामान यहाँ पे रखोगे तो दूसरे ही फिराक आपको सामान गायब मिलेगी। मैंने ये सब, तो लेखक को भी अपनी गलती का महसूस होता है और वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि वो क्या कहते हैं, मैं झूठ कहता कि मैंने अत्यंत ही गदगद होकर उत्तर दिया कि नहीं साहब, ऐसी बात तरह बोलने से उनके हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति होगी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं क्या कहता हूँ, खरी बात कहता हूँ, एक बात की, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए दुनिया ही अच्छी है। अब मुझे ही देख लीजिए कि क्या होता कि मैं अपना सामान जो है अच्छे से देख परख के शाम होते ही एक ट्रंक में बंद करके रख देता हूँ और किसी की मजा और उसमें एक बहुत बड़ा ताला लगा देता हूँ। अब किसी की मजाल हो कि उस ट्रंक को देखे और उस ट्रंक के ताले को कोई खोल सके। अगर हम सही हैं तो सब सही है, तो तुमको भी जो जंजीर थी वैसे ही ट्रंक के अंदर रखनी चाहिए थी और एक बड़ा ताला लगा देना चाहिए। तुमने खुले में पहन कर सोया और वो भी सोने की, तो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो लेखक को रामविलास की बात पर थोड़ा सा वो होता, जो उन्होंने उपदेश दिया, तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है और बोलते हैं ये तो सही कह रहा है, अब मैंने गलती कर दी हूँ तो अब क्या करना चाहिए। तो लेखक का मन बहुत रोने रोने को हुआ, बट वो रो नहीं सका और उनके रामविलास के जाने के बाद वो इसमें खाट पे या चारपाई पे चादर ढककर सो गए। अब उन्होंने सोने की चेष्टा कर रहे थे, बट उनके मन में अंदर इतना ज़्यादा दुख था, क्योंकि वो जंजीर किसके थी, दूसरे की थी, बहुत ज़्यादा दुख था। तो वो मन में सोच लिए थे कि अब कोई भी कुछ भी करेगा तो मैं नहीं उठूँगा। तो बट थोड़ा सा एक मन में आशा भी लगी थी कि हो सकता है कोई मेरी जंजीर को बता दे, इसलिए वो थोड़ी सी भी आवाज़ होती थी तो ऐसा समझते थे कि जैसे कोई आवाज़ दे रहा, फिर सांस रोककर सुनने की कोशिश करते थे कि शायद मेरी जंजीर का कोई पता बताने के लिए आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। तो फाइनली वो ये सोचते हैं कि अब मैं इसी तरह से फाइनली क्या होते हैं इसी तरह बड़ा रहूं। तो लेखक ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट हुए होंगे कि उनका जो टेलीग्राफिक दोस्त था जोसेफ, वो आ गया और उसने बहुत बार, मतलब लेखक ने उन्होंने सुना कि दरवाज़ा कोई पीट रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं नहीं खोलूँगा पर उसने खोला। अब यहाँ पे जैसे टेलीग्राफिक दोस्त आया तो बहुत ज़्यादा अफसोस प्रकट कर रहा है कि वो बोलता है कि मुझे क्या पता था कि आकर ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। तो लेखक अपने दोस्त को इज्जत देने के लिए उठकर बैठ गए और वो प्रश्न को, मतलब जो उसने पूछा कि चैन कहाँ कैसे चोरी हो गई, तो वो सोचे कि इग्नोर कर देते हैं, पर प्रश्न को टालने की कोशिश करते हैं।
बट वो जोसेफ था वो मुस्कुरा उठता है और बोलता, पहले छोड़ो, ये तो बताओ कि तुम्हारी जंजीर कहाँ, क्या, कैसे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेखक मतलब क्या बोलते हैं, बात को फिर से कोशिश करते हैं कि बात हटा दी जाए, उसके बारे में बात ना की जाए। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कोई बात नहीं, होगी कितनी, 100-200 की। तो जोसेफ भी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने मेरी बात को नहीं सुना और उसने क्या बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोलते हो भाई, ठीक है ना, ठीक है, मैंने भी उस जंजीर को देखा था और वो जंजीर अच्छी थी, कम से कम 200 की तो रही होगी। मैं अपने जोसेफ के फ्रेंड की बात को सुनकर चुप रहा। अब उसने पूछा कि तुमने कैसा क्या किया था, जंजीर कहाँ रखी थी, कैसे घूमी। तो फिर से ये सवाल से लेखक डर जाते हैं और डरने के बाद उन्होंने एक किसके बाद जो उनको रामविलास बताता है कि मैंने जो रात में सोने गया था तो शाम को किस में बंद करके रख दिया था, ट्रंक में बंद कर रख दिया और उस के ऊपर ताला लगा दिया। तो जोसेफ थोड़ा सा रिश्तेदार की भांति बोला, तुम भी अजीब बात करते हो यार, ठीक है ना, ऐसे रखते हैं क्या, ठीक है ना। जंजीर को सभी लोगों को पता होता है कि कीमती सामान ताले के अंदर रखा जाता, तुम भी अजीब बुद्धू हो। तो जब वो मेरा फ्रेंड जोसेफ या मेरा दोस्त जोसेफ ऐसा बोलता तो मैं उसकी तरफ एकदम आश्चर्यचकित दृष्टि से देखता रह जाता हूँ। अब वो मुझे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें तो मालूम है कि जो कीमती चीज़ें होती हैं अगर हम ताले के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, कोई भी चोरी करने आएगा तो सबसे पहले ताले को ही देखेगा। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, जंजीर को एक दराज में, जो टेबल में दराज होती है उसके अंदर एक किताब के अंदर रख कर उस दराज में रख देना चाहिए, ठीक है ना। किसी का भी दिमाग नहीं जाएगा कि तुम वहाँ पे ऐसी जगह पे कीमती सामान रख सकते हो। तो अब यहाँ पे लेखक का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि उनका सामान चोरी होता है। तो जो जैसा भी बताता था लेखक को उसी बात पर विश्वास होता था कि हाँ ये सही बोल रहा था। वैसे ही उनको जोसेफ की बात पर भी विश्वास हो गया और वो बोले लगे कि हाँ ये भी तो सही ही बोल रहा, मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे क्या करना चाहिए था, किताब के अंदर ड्रॉज में रखना चाहिए था। अब जोसेफ के जाने के बाद फिर लेखक लेट गए, सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी समय 1 मिनट के बाद कौन आ गए, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के जो संवाददाता थे परेश बनर्जी वहाँ पे आ गए। पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने के बाद मुझे दरवाज़ा को ज़बरदस्ती खोलना ही पड़ा और उन्होंने भी आते ही साथ मेरे से वही जाना पहचाना प्रश्न किया कि जंजीर आपने कहाँ रखी थी। तो लेखक मतलब जैसे हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जो सलाइवा आ जाता है, थूक आ जाता है, उसी तरह से लेखक ने अपने अंदर के थूक को अंदर निगल कर बोले कि इस मेज में जो दराज है ना उसमें एक बुक थी, बुक के अंदर मैंने चैन रखी थी। अब यहाँ पे लेखक को ये विश्वास हो गया था कि अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो किसी को भी क्या नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा पाएगा कि क्या कहते हैं तुमने गलती की है। तो परेश, अब सब जितने भी लोग होते हैं सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। तो वैसे ही परेश का भी दूसरा मत था। वो क्या बोलते, उन्होंने फिर मेरे कहने पर कि उन्होंने डिटेल से बताया कि दराज में रखा तो ऐसा लगता किसी सेफ में रख दिए हो, ठीक है ना, तुम भी आदमी लड़के से भी गए बीते हो। उन्होंने ऐसे बोलते हैं, जब तुम लड़के से गए बीते हो तो एडिटरी या संपादकीय का काम क्या तुम खाप करते होगे। ऐसा तुमने बहुत सारे नावल पढ़े होंगे कि चोर डाकू सबसे पहले कहाँ देखते हैं, टेबल मेज और दराज पुस्तकों में देखते हैं, ठीक है ना। और अगर पुस्तक टेबल के दराज में देखा होगा, पुस्तक गिरी होगी, चैन मिल गया होगा तो क्या, तो फिर वो अपना ओपिनियन, अपना अनुभव बताते कि तुम्हें जो चैन थी किस में रखनी चाहिए थी, मनी बैग में डालकर तकिए के नीचे रखनी चाहिए थी। अब लेखक तो यहाँ पे मनी बैग में रखनी थी, तो वो जो क्या है परेश की ये बात लेखक को जच जाती है और वो आगे बताते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता कि तुम्हारी जो चैन है, ये जंजीर जो है कहाँ पे रखी है, तकिए के नीचे रखी है।
तो लेखक को जो परेश की बात भी बहुत ज़्यादा युक्ति संगत लगती है और वो सोचते हैं कि ये भी सही बोल रहा है। तो अब वहाँ पे लेखक ये सोचने लगे कि अगर मैं ऑफिस के यहाँ पे रहूँगा तो मेरा ऐसे ही दिमाग ख़त्म होता रहेगा, मैं सोच भी नहीं पाऊँगा कि क्या करना है। तो उन्होंने फटाफट जूते पहने, कपड़े चेंज किए और वो अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। तो उसी समय उनके ही गांव का प्रधान संपादक जो था ठाकुर कुलदीप सिंह वहाँ से निकले और वो उसी के गांव के, लेखक के गांव के ही रहने वाले थे। तो उनको भी पता चला तो वो भी उनसे उनके बारे में पूछे। तो यहाँ पे लेखक को ये मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। और इनका कुलदीप का मानना था कि जो पत्रकार होता है वो भगवान से भी टक्कर ले सकता है। तो लेखक ने उन्हें नमस्कार किया और सारी घटना बताई। उनको ये लेखक को ये विश्वास था कि मैं अगर इनसे बता दूंगा तो हो सकता है ये मेरे चैन इस संकट में क्या करेंगे, मुझसे उद्धार करेंगे। तो उन्होंने वही बताया कि क्या कहते हैं, मैंने चैन को कहाँ पे रखी थी, मनी बैग में डालकर तकिए के नीचे रखी थी और मैंने सोचा कि इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा, अब किसी के पास इसका उत्तर नहीं रखेगा। तो कल कुलदीप सिंह का अपना अलग मत था। वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ऐसा लगता है तुमने जंजीर कहीं अच्छी जगह पे रख दी है, ठीक है ना। तो उन्हें बोला तुमने ये कुलदीप सिंह बोलते हैं तुमने थोड़ी तो होशियारी की है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ठाकुर साहब जो हैं कुलदीप सिंह धीरे धीरे ठनक कर हंसते हैं। हंसने के बाद बोलते हैं थोड़ी सी तो तुमने होशियारी दिखाई है बट गलती भी थोड़ा सा की है। तो लेखक को फिर से दुख हुआ। क्यों दुख हो कि अरे मैंने तकिए के नीचे रखी है और उसमें भी मेरी गलती को बताई जा रही है। इस प्रकार से जब ठाकुर साहब उसके लेखक के पास और नज़दीक आते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो भाई, मेरे जो ये दुनिया है मेरी चारों ओर से देखी हुई है, मेरा बहुत चोर और उचक्कों से पाला पड़ा हुआ है, जितना मैं उनको जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता है। तो मैं लेखक जब किसकी बात को, कुलदीप की बात को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि लेखक सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, इस तरह से उसे देखने लगते हैं। तब उन्होंने बड़े ही एक्साइटमेंट से, उत्साह से उन्होंने मंत्र बताया और बोले कि उपाय बहुत साफ है एकदम, और बट इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो लोग जानते हैं उसको अमल ही नहीं करते हैं। तो चोर का जो हृदय होता है, दिल होता है, बहुत ज़्यादा आधा होता है और वही चीज़ें चुराने की कोशिश करता है जहाँ से लोग दूर रहते हैं। तुमने भी जंजीर को तकिए के नीचे तो रख दी बट थोड़ी सी होशियारी की थी लेकिन पूरी नहीं की थी। अब कहा भी गया है, लोग कहते भी कि अगर हम सो गए हैं तो मरने के बराबर है। तो अगर हम सो गए और मान लो हमारा सिर इस तरफ दाएं तरफ गिर गया या बाएं तरफ गिर गया या तकिए ही नीचे गिर गई तो तब क्या होगा। और वो मेरे तरफ प्रश्न करके क्या करे, उल्लू की तरह देखने लगे। तब मैंने सोचा, मैंने तो कुछ आंसर नहीं दिया। तब वो कुलदीप सिंह बताते, अरे क्या होगा, वो जो जिसने भी चोरी करने आया है उसको बैग दिखेगा और उठा कर ले जाएगा। तो अपना अनुभव बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, चैन को पहनकर सोना चाहिए था। तब उन्होंने बोला कि तुम्हें मनी बैग में जो चैन रखे थे उसको क्या करना चाहिए था, उसमें मनी बैग में ना रखा तुमको गले में पहनकर सोना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं लल्लू। तो फाइनली ये होता है कि जो हम करते हैं, लेखक ने जो चैन पहनकर सोया था, इतने लोगों के मंतव्य जानने के बाद लेखक ने जो चैन पहन के सोए थे, जंजीर पहन के सोया था, वही सही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम जो करते हैं वही सही होता है, जितने लोगों से हम बातें करने के बाद सुनते हैं। तो आप बताइएगा मेरा ये लेसन गले की जंजीर कैसा लगा। धन्यवाद।